तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे रॉन्ग टर्न सीरीज के चौथे पार्ट को, जिसका नाम है रॉन्ग टर्न 4 ब्लडी बिगिनिंग्स और इसके डायरेक्टर हैं डेक्लेन ओब्रायन। इस वाले पार्ट की कहानी पिछले 3 पार्ट की प्रीक्वल है, यानी कि उससे पहले की स्टोरी, जिसमें हम उन तीनों भाई यानी कि हेलिकर ब्रदर्स के बारे में जानेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आप उन्हें भी चेक कर सकते हो। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1974 वेस्ट वर्जीनिया का एक सैनिटोरियम दिखाते हुए, जहां हम देखते हैं डॉक्टर एन और डॉक्टर ब्रेंडन को। ये सैनिटोरियम एक ऐसी जगह थी जहां पे टोटल 182 डिफॉर्म्ड लोगों को रखा जाता था और ये सभी इनब्रीडिंग की वजह से डिफॉर्म्ड पैदा हुए थे। इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि इन्होंने अपनी ही फैमिली के साथ ब्रीडिंग करी थी। ये सभी पेशेंट्स काफी खतरनाक थे, खासकर कि सी वार्ड वाले तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे, जिसकी वजह से वहाँ की सिक्योरिटी भी काफी हाई रखी गई थी। यही सारी बातें ब्रेंडन एन को बता रहा था, जिस बीच एक पेशेंट एन के बालों को पकड़ के उस पे अटैक कर देता है। ब्रेंडन उसे बचाता है, लेकिन इसी बीच उस पेशेंट ने एन के बालों से एक हेयर पिन निकाल ली थी, जो बात इन्हें पता नहीं थी। दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर ब्रेंडन एन को हेलिकर ब्रदर्स के सेल तक लेके जाता है, जिनमें थे सॉटूथ, 1 आई और 3 फिंगर। ब्रेंडन बताता है कि ये तीनों भाई मिसेस हेलिकर को जंगल में मिले थे, जिस वजह से ही हम इनको हेलिकर ब्रदर्स कहते हैं। जब ये तीनों भाई मिसेस हेलिकर को मिले थे तो इन्होंने किसी को खा लिया था। हमारे हिसाब से शायद वो इनके माँ बाप थे। इनमें से जो सबसे यंग है उसने अपनी 2 उंगलियां खा ली थी, इसलिए उसका नाम था 3 फिंगर। बीच वाले भाई ने एक नर्स के सामने अपनी आंख फोड़ ली थी, इसलिए उसका नाम था 1 आई। और तीसरा, जिसका एक दांत कुछ ज्यादा ही बड़ा था, वो अपने दांतों को दीवारों पे घिसता रहता था, जिस वजह से ही उसका दांत काफी शार्प था, जिनसे वो लोगों को घायल कर देता था, जिसका नाम था सॉटूथ। ब्रेंडन कहता है कि ये तीनों भाई सबसे ज्यादा खतरनाक हैं और इन तीनों में से 3 फिंगर सबसे ज्यादा स्मार्ट है। एन कहती है कि ये लोग एक दूसरे को इतनी चोट पहुंचाते हैं तो ये तीनों इतना दर्द सहन कैसे कर लेते हैं। ब्रेंडन कहता है कि यही तो बात है, इन तीनों को दर्द होता ही नहीं है। खैर, इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और जिस पेशेंट ने एन की हेयर क्लिप चुराई थी वो उससे अपने सेल के लॉक को खोलने की कोशिश करता है, मगर लॉक उससे खुला नहीं। ये चीज वो तीनों भाई भी देख रहे थे, इसलिए वो उस आदमी से हेयर पिन मांगते हैं, जिसकी मदद से 3 फिंगर बड़े आराम से ही अपने सेल के गेट को खोल देता है। बाकी सारे पेशेंट्स काफी ज्यादा शोर करने में लगे थे, जिनकी आवाज को सुनकर गार्ड अंदर आता है, लेकिन उस गार्ड को तीनों भाई मिलकर मार देते हैं। फिर एक एक करके सभी पेशेंट्स को फ्री कर देते हैं, जिसके बाद पूरे ही सैनिटोरियम में हल्ला मच जाता है। कोई व्हील चेयर पे इधर उधर भाग रहा होता है तो कोई किसी को मारने में लगा था। इसी बीच तीनों भाई मिलकर एन को भी पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो उसको कई बार इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे वो वहीं पर मारी गई। आखिर में तीनों भाई ब्रेंडन के पास भी जाते हैं, जिसको इन्होंने एक वायर से बांध रखा था। ये लोग पास की मशीन को ऑन कर देते हैं, जिससे वो चेन खींचने लगी और हाथ पैर शरीर से अलग हो जाने की वजह से ब्रेंडन भी मारा गया। अब यहाँ से कहानी 29 साल आगे आती है, यानी कि 2003 में, और 2003 में ही इसका पहला पार्ट आया था। खैर, अब पूरे 2 मिनट के न्यूड सीन के बाद हम देखते हैं वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्तों को, जिनमें थे सैरा, ब्रिजेट, विंसेंट, जेना और बाकी आपकी तरह ही सिंगल लोग, कैनिया, डैनियल, लॉरेन, काइल और क्लियर। ये सभी अपने स्नो मोबाइल पे बैठकर वहां से निकलते हैं, क्योंकि इनका प्लान था कि ये लोग अपने दोस्त पॉटर के कैबिन जाएंगे। मगर देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है और काफी तेज तूफान भी शुरू हो चुका था, जिस वजह से ये लोग रास्ता भी भूल गए। मगर तभी इन्हें वहाँ दूर से एक बिल्डिंग दिखाई देती है, जिसके पास ये सभी पहुंच जाते हैं, ताकि आज की रात ये लोग यहीं पर बिताएं और अगले दिन अपने दोस्त के कैबिन पे जाएं। लेकिन ये वही सैनिटोरियम था जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा है। खैर, इसके बाद सभी सैनिटोरियम के अंदर गए, जहां चारों तरफ अंधेरा था और आज से 29 साल पहले जितनी भी भसड़ यहाँ पे हुई थी, उस वजह से इस सैनिटोरियम की हालत खराब थी। ये सबके सब अंदर आते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं, लेकिन हर एक हॉरर मूवी के कॉलेज स्टूडेंट
स्टूडेंट के ग्रुप के जैसे ही इनमें भी काफी चुल थी, जिस वजह से ये लोग पूरे हॉस्पिटल में छानबीन शुरू कर देते हैं। घूमते घूमते इन्हें हॉस्पिटल में वाइन भी मिलती है, साथ ही में मिली इस हॉस्पिटल के पेशेंट्स की फाइल, जिनसे इन्हें ये तो पता लग गया कि ये कोई आम सैनिटोरियम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफॉर्म्ड पेशेंट्स को रखा जाता था। इसी बीच हम बीच तूफान में उन तीनों भाइयों को देखते हैं जो कि किसी की डेड बॉडी को सैनिटोरियम में लेके आ रहे थे, यानी कि ये तीनों भाई अब भी इसी जगह पे रहते हैं। इधर ये सब भी एक कमरे में बैठे थे, जहाँ जैना का कहना था कि उसे जमीन पर नहीं सोना, इसलिए विंसेंट, जैना और केनिया तीनों मिलके बेड और रूम्स ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी अंधेरे में से कोई तो इनके सामने से गुजरता है, जिससे केनिया डर जाती है। विंसेंट उसे चेक करने के लिए पास वाले रूम में जाता है, जिसके कुछ सेकंड बाद ही विंसेंट की चिल्लाने की आवाज आती है। केनिया और जैना डरते हुए उस कमरे में जाती है, जहां विंसेंट उन्हें डरा देता है, क्योंकि ये तो बस विंसेंट का एक मजाक था। ये दोनों गुस्सा होकर वहां से चले जाती है और यहीं पे हम इनके पीछे वन आई को देखते हैं, जो कि इन्हीं के पीछे आ रहा था। अब विंसेंट के मजाक से ये दोनों गुस्सा थी, इसलिए माफी के नाम पे विंसेंट इस सैनिटोरियम की लाइट ऑन करने के लिए जाता है। उसे वहाँ एक पावर सप्लाई मिल भी जाती है, जिससे वो लाइट को ऑन कर देता है। लाइट आते ही बाकी सब भी खुश हो जाते हैं, इसलिए ये सभी मिलकर वहाँ पे पार्टी करते हैं। लेकिन वन वे मिरर के पीछे से वन आई इन्हीं को देख रहा था। फिर पूरे हॉस्पिटल की माँ बहन एक करने के बाद ये सभी एक ऑडिटोरियम में पहुँचते हैं, जहाँ इन्हें एक रील पड़ी मिली। इन्हें लगता है कि ये किसी मूवी की रील है, इसलिए ये उसे प्रोजेक्टर में लगा कर चला देते हैं। लेकिन उसमें कोई मूवी नहीं थी, बल्कि उस वीडियो में वन आई को टॉर्चर किया जा रहा था। यही रीजन है कि क्यों इन तीनों भाइयों ने ब्रेंडन और सभी लोगों को मार डाला, क्योंकि यहाँ के लोग इन पे एक्सपेरिमेंट किया करते थे, ये चेक करने के लिए कि आखिर इन्हें दर्द कैसे नहीं होता। लॉरेन ये वीडियो देख इन्हें बताती है कि बचपन में उसका भाई उसे हिल बिल्लिस की कहानी सुनाया करता था, यानी कि उन्हीं भाइयों की कहानी, साथ ही में उस हॉस्पिटल की भी। ये सभी कैनिबल्स थे और इनब्रीडिंग की वजह से ऐसे पैदा हुए थे। लेकिन बाकी सब उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते और सोने चले जाते हैं। अब रात में सभी लोग सो रहे थे, लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सैनिटोरियम में घूमने लगता है। वहीं सारा और ब्रिजेट अपने कार्यक्रम में बिजी थे, जिन्हें विंसेंट देखने लगता है। वो वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे सामने में पॉटर बैठा हुआ मिला, जो कि इन्हीं का दोस्त था, जिसके कैबिन में ये लोग जाने वाले थे, और इसी को वो तीनों भाई घसीट कर इस सैनिटोरियम में लाए थे। विंसेंट पॉटर के पास जाता है, लेकिन उसका खेल तो पहले ही खत्म था। अब इससे पहले कि विंसेंट उसे देख वहाँ से भागता, उससे पहले ही सॉ टूथ उसके पीछे आ जाता है और एक पंचर टूल से उसको मार देता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और तूफान अब भी अपने जोरों पे था। सैनिटोरियम में बाकी सब भी जाग चुके थे, जहाँ जैना विंसेंट को ढूंढ रही थी, लेकिन सभी का कहना था कि उन्होंने उसे नहीं देखा। ये सभी हॉल में आते हैं तो इन्होंने देखा कि इनका सारा सामान कहीं गायब था। इनको लगता है कि विंसेंट इनके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए सभी उसको दो दो के ग्रुप में बट के ढूंढते हैं। डैनियल, ब्रिजेट, सैरा और लॉरेन ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं और बाकी के लोग केनिया के साथ बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में पहुंचकर इन्हें एक जगह मिली जो कि एक केज की तरह थी, जिसके अंदर में इन्हें ढेर सारे हथियार मिले। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने पर इन्हें वही वाले सेल्स मिले। इधर ये सब भी उस जगह पे आ गए थे जहाँ सॉ टूथ ने विंसेंट को मारा था। वहाँ पे पॉटर का खून भी लगा था, जिसे देख ये सभी परेशान हो जाते हैं। वहीं केनिया का ग्रुप अलग हो चुका था और जैना भी एक लैब जैसी जगह पे पहुंच जाती है। तभी उसको सामने से सॉ टूथ आता हुआ दिखाई दिया, जिसने पॉटर को उठा रखा था। जैना तुरंत वहीं पे छिप जाती है, जहाँ सॉ टूथ पॉटर के टुकड़े टुकड़े करके उसके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स निकाल रहा था। ये नजारा देख जैना तुरंत वहाँ से भागती है और ऑडिटोरियम में बाकी लोगों के पास पहुंच जाती है। वो इन्हें सब कुछ बताती है, लेकिन तभी वहाँ पॉटर की जैकेट में कोई चीज आकर गिरती है। केनिया डरते हुए उस जैकेट को चेक करती है तो उसने देखा कि उसमें पॉटर का कटा हुआ सर था। कटे हुए सर को देख ये सभी पैनिक हो जाते हैं कि तभी पीछे से क्लियर के गले में वो तीनों भाई फेंस वायर डाल के उसको हवा में उठा देते हैं। काइल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में गला कटने की वजह से क्लियर भी मारी गई। ये सभी जल्दी से वहाँ से भागते हैं, लेकिन स्नोमोबाइल इनकी चलती नहीं है, क्योंकि उन भाइयों ने स्पार्क प्लग निकाल लिए थे। अब वैसे भी इनका सारा सामान गायब था, कपड़े भी इनके पास थे नहीं। अगर यहाँ से पैदल भी भागते तो ठंड से मारे जाते, इसलिए लॉरेन डैनियल की जैकेट ले लेती है। फिर स्किंग करते हुए मदद लाने के लिए जाती है और बाकी के लोग अंदर चले जाते हैं और खुद को उसमें लॉक कर लेते हैं। अब ये लोग यहाँ पे आ तो गए थे, लेकिन हथियार इनके पास थे नहीं, इसलिए काइल, सारा और डैनियल डिसाइड
डिसाइड करते हैं कि वो नीचे वाले बेसमेंट में जाएंगे जहाँ ढेर सारे हथियार रखे थे। मगर जैसे ही ये लोग वहाँ पे पहुंचे तो थ्री फिंगर इनके पीछे लग गया। इनकी फट के 4 हो गई थी, लेकिन फिर भी उस केज में वो लोग जैसे तैसे छिपे रहते हैं और थ्री फिंगर के जाने के बाद ही हथियार लेके वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ वन आई भी ऑफिस के बाहर पहुंच गया था, जहाँ वो ऑफिस के डोर में होल कर देता है और केनिया को भी पकड़ लेता है। तभी ब्रिजेट एक चाकू वन आई के हाथ में मार देती है, जिससे वो केनिया को छोड़ देता है और फिलहाल के लिए तो वो वहाँ से चला जाता है। इधर ये तीनों बेसमेंट से भागते हुए ऑफिस की ओर आ रहे थे और सबसे पीछे डैनियल था, जिसे सॉ टूथ पकड़ लेता है और उसी लैब जैसी जगह पर जाकर उसको बांध देता है। अब जैसे ही काइल और सारा केनिया के पास पहुंचे तो इन्होंने देखा कि डैनियल तो इनके साथ था ही नहीं। वो तीनों भाई डैनियल को जिंदा ही खा रहे थे और डैनियल की चीखें पूरे सैनिटोरियम में गूंज रही थी। और इस पूरी मूवी का सबसे खतरनाक सीन भी मुझे यही वाला लगा था। डैनियल की आवाजें सुन के केनिया का कहना था कि वो तो अब तक मर चुका होगा, लेकिन काफी देर तक बातें बनाने के बाद आखिर में ये लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन फायदा कुछ था नहीं, क्योंकि डैनियल को तो वो लोग काट के तेल में फ्राई करके मजे से खा रहे थे। और ये देख इनकी हिम्मत नहीं होती कि वो लोग डैनियल को जाकर बचा ले। फिर आखिर में डैनियल भी मारा जाता है और ये लोग कुछ नहीं कर पाते, इसलिए गुस्से में आकर ये लोग उन भाइयों पे अटैक करते हैं और दौड़ा दौड़ा के उनको सेल में बंद कर देते हैं। काइल इन तीनों भाइयों को वहीं पे जलाकर मार देने वाला था, लेकिन तभी तेज दिमाग वाली केनिया का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो काइल को ऐसा करने से रोक देती है, क्योंकि वो किसी को मरता हुआ नहीं देखना चाहती थी। लेकिन इससे पहले जो इसके दोस्त मरे उससे तो क्या ही फर्क पड़ता है, वो इंसान थोड़ी थे। अब इस बात पे मैं क्या ही बोलूं। खैर अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग बारी बारी से यहाँ पे पहरा देंगे, इसलिए काइल वहीं पे रुकता है और बाकी के लोग आराम करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जिस सेल में इन्होंने उन भाइयों को लॉक करा था, ये वही सेल था जिसमें आज से 29 साल पहले भी ये लोग बंद थे। और जिस हेयर पिन से इन्होंने लॉक खोला था, वो हेयर पिन इतने साल बाद भी वहीं पे पड़ा था। पहरा देते देते काइल की वहीं पे आग लग जाती है, जिसका फायदा उठा के ये लोग सेल को खोल लेते हैं। फिर सॉ टूथ बाहर आकर काइल पे अटैक कर देता है। थोड़ी देर में केनिया वहाँ काइल के पास आई कि तभी पावर सप्लाई ऑफ हो गई, जिससे लाइट भी चले जाती है। उसने देखा कि काइल वहाँ से गायब था, इसलिए तुरंत वो ये बात जाकर बाकियों को बताती है। तभी बाहर डोर पे कोई आ जाता है जिसका चेहरा ढका हुआ था। इन्हें लगता है कि ये उन्हीं भाइयों में से कोई एक है, इसलिए तीनों मिलके उसे चाकू से स्टैब करके मार डालती है। फिर जाकर इन्होंने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया, लेकिन कपड़ों के पीछे खुद काइल था, जिसकी जुबान उन लोगों ने काट दी थी, जिस वजह से ही वो कुछ बोल नहीं पाया। अगर इन्होंने कपड़ा पहले ही चेक कर लिया होता तो शायद काइल बच जाता। अब इस वाली बात पे मैं इनको 100 गालियां अभी के अभी दे सकता हूँ। खैर तुरंत ही तीनों वहाँ से भागती हैं, जिनके पीछे वो तीनों भाई भी लग गए थे। भागते भागते ये लोग उसी जगह पे पहुँचे जहाँ इनका सारा सामान पड़ा था, इसलिए तीनों ठंड से बचने के लिए वहाँ से अपने कपड़े लेकर भागती है। ये सब खिड़की से बाहर निकलने का ट्राई करती है, लेकिन सारी खिड़कियां बंद थी। मगर इन्हें एक कमजोर सी खिड़की मिलती है जिसमें जंग लगी थी, जिसे तोड़ के ये लोग बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन तेज तूफान की वजह से वहाँ पे बर्फ जम चुकी थी। सारा बर्फ को खोदना चालू करती है, जिस बीच वो तीनों भाई भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो कि इनके बंद किए गए दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। इतने में इन्होंने बर्फ खोद ली थी, जिससे सभी बाहर निकल जाती हैं, जेना को छोड़कर, जिसे सॉ टूथ एक बड़ी सी ड्रिल से मार देता है। इधर ये तीनों भी भागने में लगी थी, लेकिन तीनों भाई इन्हीं की स्नोमोबाइल लेकर इनके पीछे लग जाते हैं। सॉ टूथ ब्रिजेट को पकड़ लेता है, फिर वो उसको घसीटने लगता है, लेकिन ब्रिजेट पे एक चाकू था जिससे वो उस पे अटैक कर देती है, जिससे वो उसको छोड़ देता है। लेकिन तभी वहाँ वन आई आ जाता है, जो कि ब्रिजेट पे स्नोमोबाइल चढ़ा देता है और उसको चालू कर देता है, जिससे वो भी मारी गई और सारा उसको बचा नहीं पाई। इसके बाद सुबह हो जाती है और हम सीधा लॉरिंग को देखते हैं, जो कि मदद लाने गई थी, लेकिन ठंड से वो भी मारी गई, जबकि उसके ठीक सामने रोड थी जहां से वो मदद ला सकती थी, लेकिन इतनी ठंड वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। इधर केनिया भी खुली जगह पे रोते हुए चल रही थी, जिसकी आवाज को सुनकर वन आई उसके पीछे आने लगा, मगर तभी बर्फ के ढेर के पीछे से सारा वन आई पे अटैक करके उसको स्नोमोबाइल
से नीचे गिरा देती है, क्योंकि यही तो इन दोनों की चाल थी। दोनों खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि स्नोमोबाइल अब इनके पास थी, जिसपे बैठ के दोनों वहाँ से निकल जाती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। दोनों खुशी के मारे पगला चुकी थी, जिस वजह से इन्हें सामने में लगी फेंस वायर नहीं दिखी। दोनों उसके आर पार हो जाती हैं, जिससे दोनों के सर कट गए और दोनों ही मारी गई। इसके बाद हम थ्री फिंगर को देखते हैं, जो कि वहां आकर इनके सर को ट्रक में डालकर वहां से ले जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई। तो मूवी काफी एवरेज थी, साथ ही में इसमें काफी कमियां भी थी, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि ब्रेंडन ने शुरू में एक बात बोली थी कि इन भाइयों को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। मगर इस मूवी में ऐसे बहुत से सीन्स हैं जब ये लोग इन पे अटैक करते हैं तो ये भाई उनको छोड़ देते थे। जैसे कि जब उस ऑफिस के बाहर वन आई ने केनिया पे अटैक करा था, फिर उसको बचाने के लिए जैना ने भी वन आई पे अटैक करा था, जिस वजह से वन आई ने उसको छोड़ दिया था। फिर अभी स्नोमोबाइल के ऊपर जब सॉटवुड पे ब्रिजर्ड ने एक चाकू से अटैक करा था, तब भी सॉटवुड ने उसको छोड़ दिया था। अगर इन्हें दर्द नहीं होता तो उन भाइयों को इन सब के अटैक से कुछ फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए था। और ऐसे ही काफी सारे लूप होल्स हैं इस मूवी के अंदर, जिस वजह से मुझे इसका ये वाला पार्ट उतना अच्छा नहीं लगा। और प्रीक्वल के नाम पे भी हमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।